तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके आप लोग जेईई अर्थात जूनियर इंजीनियर आसानी से बन सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मीन्स आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि शायद आप लोग टाइमली अपने टाइम टेबल को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर टाइमली आप वीडियो को वॉच नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आप शायद स्टडी प्लान को अच्छे से फॉलो करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होइए और रेगुलर वीडियो को वॉच करके रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा और आप एक जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इस विश के साथ आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बच्चों लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम शॉर्ट में एलसीएम और एचसीएफ के नाम से जानते हैं। बच्चों, आपको पता है कि इस समय आपको रेगुलर मैथ्स की वीडियो और साइंस की वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो तुरंत जाकर के उसको देख लीजिए, मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी है। बच्चों, अगर आप रेगुलर वीडियोस को वॉच करते हो, दिए गए कंसेप्ट को समझते हो, टास्क को कंप्लीट करते हो, तो 100% श्योर है कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को फोड़ के आओगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलने वाला है। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाले हैं और हमने आपको यहां पर सामने दिखा भी दिया है कि मेनली इन्हीं 3 पॉइंट पर हमें फोकस करना है। इन्हीं 3 पॉइंट से ही आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मैं हमेशा अपने आप को सीमित और क्रमबद्ध तरीके से रखना चाहता हूं। हमें उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं या कभी पूछे ही नहीं गए हैं। उन पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर नॉलेज तो होगा। देखो, नॉलेज तो अलग चीज है, हमें अभी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। नॉलेज तो हम जिंदगी भर लेते ही रहेंगे। इसलिए आपको क्रमबद्ध तरीके से वेल प्लान्ड होकर के आपको अपनी प्रिपरेशन को करनी है। मैंने आपको स्टडी मैप प्रोवाइड कराया है बच्चों। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों से पूछा था, आज मैं फिर पूछता हूं कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स उस स्टडी मैप को फॉलो कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए बच्चों, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। देखो, काफी दिन हो गया होगा आप लोगों को इसको पढ़े, तो हो सकता है माइंड से थोड़ा सा उतर गया हो। तो जल्दी एक बार हम रिकॉल करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त, देखो बच्चों, एक वर्त होता है, एक वर्तक होता है। वर्त माने जो कटे, वर्तक मीन्स जो काटे। ठीक है, वर्त माने जो कटे और वर्तक मीन्स जो काटे। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी है बच्चों, वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए पूरी तरीके से, वही उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। समझिएगा कैसे। जैसे बच्चों, मैंने लिया 2 4 ले लिया और मान लीजिए बच्चों हमने 3 ले लिया। ठीक है, ये हमने सिंपल सा 3 नंबर ले लिए। अब हमें ऐसा नंबर खोजना है बच्चों जो तीनों से कट जाए, जो तीनों से कट जाए। तो देखो कौन कौन कटेगा। जैसे 12 कटेगा ना, 24 कटेगा। क्या 2 से काटोगे 12 को, कितना आएगा बच्चों। देखो यहां पर जब इसको काटोगे तो 4 3 12, 2 6 12, 3 4 12। देख रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब 12 इनका एलसीएम हो सकती है, 24 भी इन तीनों से कटेगी। लेकिन एलसीएम का मतलब है जो सबसे छोटा, अगर इससे भी छोटी कोई नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं जो 2 4 और 3 से कट जाए, तो वह नंबर जो होगा बच्चों इन तीनों संख्याओं का लासा कहलाएगी। मतलब हमें वह संख्या ज्ञात करनी होती है जो उन दी गई संख्याओं से कटे पूरी तरीके से, साथ ही साथ वो सबसे छोटी हुई, स्मॉलेस्ट हो। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन। लिस्ट माने सबसे छोटी संख्या जो होती है वही एलसीएम कहलाती है। अब बच्चों बात होती है एलसीएम हम लोग निकालते कैसे हैं। तो एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं बच्चों। एक विधि का नाम है गुणनखंड विधि, ध्यान देना, गुणनखंड विधि, गुणनखंड कर लेते हैं तब निकालते हैं। और दूसरी होती है बच्चों भाग विधि। मुझे इसको बताने की शायद जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता होगी। भाग विधि का यूज कैसे करें, जल्दी आप इसी जैसे इसका करना है तो क्या लिखते हो, 2 4 3 ऐसे लिख करके, यही भाग विधि है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ 3 लिख देते हैं, फिर 2 से काटते हैं 1 1 3, फिर किससे काट देते हैं 3 से 1 1 1 आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम जब हमें लिखना होता है तो कैसे लिख लेते हैं बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 या 12,
ये इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यह भाग विधि है और गुणनखंड विधि में अलग अलग गुणनखंड करके तब उनमें जो फैक्टर्स होते हैं उनको मिला करके एलसीएम निकाला जाता है। तो पुरानी चीजें हैं, आपको पता होंगी। यहां पर बच्चों आप लोगों को आप लोगों से संख्याओं का लासा निकालने के लिए कम पूछेगा, आप लोगों से बीजीय व्यंजकों का लासा निकालना ज्यादा पूछेगा। तभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो लासा का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लासा कब निकालेंगे, जब छोटी छोटी संख्या पूछी जाएगी जो दी गई संख्याओं से कटे। जब कटे वाली कंडीशन आएगी तब क्या होगा बच्चों, लासा निकलेगा। जब काटने वाली कंडीशन होगी तब क्या निकलेगा, मासा। जैसे अगला टॉपिक हमारा जो है बच्चों वो क्या है, मासा। मासा जिसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक, इसको शॉर्ट में बच्चों क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 14 है और 28 है, ठीक है। हमें वह संख्या चाहिए जो दोनों को काट दे। तो दोनों को काटने वाली कौन है, 2 भी दोनों को काटेगी, 7 भी दोनों को काटेगा, 14 भी दोनों काटेगा। तो अब इसमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, 14। तो इनका मासा जो होगा दोनों का कितना होगा बच्चों, 14। तो कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरी तरीके से काट दे, शेषफल शून्य हो जाए, वह क्या कहलाता है, मासा। मासा ज्ञात करने की विभाग विधि होती है, आपको पता होगा। तो उसका यूज करके हम लोग मासा को आराम से ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए हमको 24 का और 36 का मासा निकालना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या 36 को 24 से भाग देते हैं। कई बार जाएगा, 24 से कम 24 ना बच्चों, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 1 12। अब जो आया शेषफल उससे फिर इस भाजक को भाग देते हैं 24 को, तो 12 दूना 24, पूरा कट गया। जहां पर पूरा पूरा कट गया वहां का जो भाजक होगा बच्चों वही क्या होगा, मासा। तो मासा बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये मैंने सिंपल सा आप लोगों को रिकॉल कर दिया कि लासा क्या है और मासा क्या है, मतलब लघुत्तम समापवर्त क्या है बच्चों और महत्तम समापवर्तक क्या है, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बच्चों हमारे सिलेबस में जो मेनली सवाल पूछे जाते हैं वो इन 3 टॉपिक पे पूछे जाते हैं। इन 3 टॉपिक को आप लोग हमेशा रिमेंबर रखेंगे और इनके बारे में देखिए हम आपको डिस्कस करके दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, घंटी तथा बत्ती वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। घंटी और बत्ती वाले सवाल में क्या होता है बच्चों, इसमें किसी रेलवे स्टेशन की बात कर देगा, वहां पर कहेगा एक घंटी है, वो इतने बजे बजती है, वो इतने बजे, वो इतने बजे बजती है, वो इतने टाइम के अंतराल के बाद बजती है, कोई 4 घंटे बाद, कोई 5 घंटे बाद, कोई 6 घंटे बाद, ऐसे अंतराल सबका दे दिया जाता है। और पूछता है कि बताओ कितने समय बाद ये घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। तो वहां पर हमेशा उनका एलसीएम निकालना होता है। ऐसे घड़ी वाले भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखा है कि 6 घंटियां एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी, यदि ये सभी 2, 4, 8, 10 व 12, देखो 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वो पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल लेंगे। इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कितने मिनट के बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो उतना मिनट उठा करके उसमें जोड़ देंगे। जैसे कहा गया 12 बजे घंटियां बजी थी और वो कितने अंतराल पे बजती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इन सब का आप एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा। इसका मतलब 120 मिनट के बाद ये घंटियां पुनः एक साथ जाकर के बजेंगी। तो इसका मतलब 12 बजे के बाद 2 घंटा, 120 मिनट माने 2 घंटा, माने 2 बजे जाकर के घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। यही क्वेश्चन था, हाँ यही क्वेश्चन था, समझ में आई बात ना। तो ये है घंटी या बत्ती वाले सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था कि घंटियां 12 बजे एक साथ बजी थी, अब उसके बाद वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो बताओ वो एक साथ कब बजेंगी। तो हमने सबका एलसीएम निकाला, पता चला कि 120 मिनट के बाद वो लोग एक साथ आपस में बजेंगी। तो उसको उठा करके इसमें जोड़ दिए 2 घंटे बाद, तो 2 बजे जाकर के घंटी एक साथ बजेगी। सिंपल क्वेश्चन था ना। अगला है बच्चों भिन्नों का लासा। जैसे मान लो आपके पास 4/5 है बच्चों और मान लीजिए 3/15 है, ये 2 आपकी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इनका लासा निकालना है और मासा निकालना है। तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं बच्चों, भिन्नों के लिए यहां लिख लेंगे, भिन्नों के लिए, ये फार्मूला भिन्न के लिए है। कहते हैं भिन्नों के लिए भिन्न का लासा बराबर होगा बच्चों अंशों का लासा, ध्यान दो, अंशों का लासा और बटे बच्चों हो जाएगा हर का मासा।
जब आपको भिन्न का लासा निकालना होगा तो सूत्र होगा अंश जो होंगे उनका लासा निकाल लो, बटे बच्चों हर का क्या निकाल लो, मासा निकाल लो, उससे आपको भिन्न का लासा प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों अगर भिन्न का आपको मासा निकालना है तो भिन्न का मासा निकालने का जो सूत्र होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों अंशों का मासा। जो अंश होंगे उनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, और बटे बच्चों यहाँ पर निकालेंगे हर का लासा निकाल लेंगे। बातें समझ में आई आप लोगों को? तो देखो याद करने की ट्रिक भी है, अगर लासा निकालना होगा तो ऊपर लासा होगा, मासा निकालना होगा तो ऊपर बच्चों क्या होगा, मासा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दो फार्मूलों का यूज करते हुए आप भिन्नों का लासा और मासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, मान लो बच्चों हमें इसका लासा निकालना है तो क्या होगा, अंश का लासा, 4 और 3 का लासा बच्चों कितना होगा, 12, क्योंकि 12 ही ऐसी संख्या है जो 4 और 3 दोनों से कटेगी। अब बच्चों 5 का और 15 का मासा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 और 15 को काटे, तो 5 और 15 का मासा कितना होगा बच्चों, 5 होगा। तो इस तरीके से यह जो आपकी संख्याएं दी गई थी, जो भिन्न दो दी गई थी, इनका लासा बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, 12/5 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमें इन्हीं का बच्चों क्या निकालना होता, मासा निकालना होता, तो कैसे निकालते, अंशों का मासा। अब 4 और 3 का मासा बच्चों 1 होगा। याद रखिएगा ये ट्रिक है कि अगर दो संख्याओं का आप मासा निकाल रहे हो और उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, तो उनका मासा सदैव 1 हो जाएगा। जैसे 4 का गुणनखंड करोगे 4 गुणे 1 आएगा, 3 का गुणा करोगे 3 गुणे 1 आएगा, दोनों में वही एक ही कॉमन मिल रहा है, इसलिए इनका मासा बच्चों 1 हो जाएगा। अब बात हम करते हैं कि 5 और 15 का लासा क्या होगा। वह छोटी सी छोटी संख्या जो 5 और 15 से दोनों कटे, वो बच्चों कितनी होगी, 15 होगी। इसलिए यह जो भिन्नात्मक संख्याएं दी गई थी, इनका लासा 12/5 होगा और इनका मासा जो होगा बच्चों वो 1/15 होगा। ठीक है, तो भिन्नों का लासा और भिन्नों के मासा के बेसिस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लेंगे। ये दो टॉपिक हो गए जिनके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक सुनिए बच्चों, कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, ध्यान दो, जो बच्चों x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c मिले, तो वह संख्या बराबर x माइनस ए, x माइनस बी तथा x माइनस सी का लासा होती है। देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली बच्चों उनका लासा निकाल लेंगे, क्योंकि लासा माने जो उनसे कटे। अब यहां पर कह रहा है कटने के साथ साथ क्रमशः ये शेषफल भी बचना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जो शेषफल बच रहा है अगर वह संख्या उसमें से हम घटा लेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो पूरी की पूरी कट जाएगी। इसलिए यहां पर जो शेषफल बचेगा उसको हमेशा क्या करेंगे बच्चों, उसमें से घटा देंगे और घटाने के बाद जो आएगा उसका लासा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है कि जिसमें एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर हमें क्रमशः शेषफल अलग अलग ना मिलकर के केवल शेषफल ए मिलता है, कह देगा एक ही शेषफल सब में समान मिलता है, तब क्या करोगे आप, जहां ए बी सी घटाए हो वहां पर ए घटा दोगे। मींस बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को, रूल को समझ लिया है, देन आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो ये बड़ा ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, सारे टॉपिक को आप लोगों ने समझ लिया होगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट हो रहा होगा, और मुझे लगता है कि ये चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों को प्रिपेयर रहा भी होगा। धीरे धीरे बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे की तरफ। हाँ, इस वीडियो के साथ एक बात आप लोगों से करना चाहेंगे कि अगर आप लोग कोई अलग चैप्टर प्रेफर करना चाहते हैं जो आप लोगों को ज्यादा टफ लग रहा हो, तो पहले हम वही कवर कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ाने के लिए कहेंगे उसके लिए मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि कई सालों से हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कई साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा उसको हम अपने हिसाब से सारगर्भित तरीके से छोटे में करके बच्चों को बताने का पूर्णतः प्रयास करते हैं, और हमने देखा है कि बच्चों उसको समझ करके अपना फायदा जरूर उठाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अभी आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।